कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं तो उनकी पार्टी के ही लोग बताएंगे कि कैसे हैं। हर वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं कह सकता। जब हमारी सरकार 2007 में बनी थी, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो मंत्री नहीं बना था। वो भी अच्छे हैं, कहाँ खराब है भाई। मैं तो कहता हूँ सारे नेता अच्छे हैं। जाति जनगणना की मांग इंडिया गठबंधन जोरों से उठा रहा है। लगभग हर पार्टी के नेता इसको जो है समर्थन दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना देश के हित में है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गठबंधन से ऐसा कौन सा नेता है जिसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए? बात चाहे किसानों की हो, बेरोजगारी की हो, युवाओं की हो या फिर भ्रष्टाचार का हो, हर मुद्दे पर अपनी बात को संसद में बेबाकी से रखने वाले सांसद। लेकिन मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूं कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में आपने आज से पहले शायद ही इन्हें कभी देखा या सुना होगा। क्यों ऐसा है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि हम उन्हीं से जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा माहौलबाजी न करते हुए स्वागत करते हैं लोकसभा सांसद राम शिरोमणि जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपका पहला सवाल ही मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि 2019 में आप इलेक्ट होकर के आए, तो तब से लेकर के अब तक आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से जो है कार्य किए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके सभी मीडिया साथियों को, और अच्छा सवाल आपने किया जी। मेरा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र जो श्रावस्ती है, एक तो पिछड़ा हुआ जनपद है जो उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में से मेरे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में 2 जनपद आते हैं, जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, जो दोनों जनपद पिछड़े हैं। आज मैं पहले तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहूँगा जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दोनों जनपदों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक साथ 1997 में दोनों जनपदों को बनाने का काम किया, और वहीं से शुरुआत होती है हमारी लोकसभा की। और उसके बाद 2019 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मुझे श्रावस्ती में प्राप्त हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है। और मैं अपरिचित क्षेत्र में, जहां मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उसके बावजूद भी मैं वहां गया। तो मैं श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता को बधाई देना चाहूँगा कि वहाँ का आशीर्वाद जब मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद 2019 में जब हम पार्लियामेंट की लोकसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर के हम आए, तो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र को हमेशा ये प्रयास किया कि कितना विकास किया जाए। और मैं सबसे पहले, हमारे ही काल में कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल में लगभग 2 से 3 साल जो प्रभावित हुआ है, सांसद निधि भी बंद हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ। श्रावस्ती मेरा आवास भी बना हुआ है, और श्रावस्ती में मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, और मैं श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज ना होने के नाते पार्लियामेंट में मैंने कई बार क्वेश्चन किया। उसके बाद हमें मेडिकल कॉलेज मिला, और मेडिकल कॉलेज लगभग बन के तैयार हो गया है, अभी चंद महीनों में चालू होने वाला है। दूसरा सवाल विकास का है। रेल लाइन हमारे यहाँ नहीं थी, जो रेल लाइन काफ़ी अरसे से ये लग रहा था कि रेल लाइन बन जाएगी, लेकिन मुझे कहने में खुशी हो रही है कि आज पिछड़े हुए जनपद में जो श्रावस्ती ज़िला हमारा है, वहाँ तक रेल लाइन अभी भी नहीं है। लेकिन मैंने सदन में जब सवाल किया माननीय मंत्री जी से, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सवाल करने के बाद लगभग 10 बार हमने सदन में बोला है, और मैंने चिट्ठी भी लिखी, मुझे रेल लाइन भी मिली, और बहुत बड़ी उपलब्धि है श्रावस्ती के लिए। साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 450 किलोमीटर सड़क हमारे यहाँ बन रही है। साथ साथ तमाम ऐसी सड़कों को जहाँ
बड़े बड़े गड्ढे थे, आज काफ़ी सड़कों का वहाँ जाल बिछा हुआ है। अच्छा, एक और बड़ा ही चर्चित सा सवाल है कि 2014 से लेकर के 2019, तो इसमें मोदी लहर एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, लेकिन मोदी लहर में भी आपने अपनी सीट निकाल ली। इसके पीछे का क्या आखिर राज है? देखिए, ये मैंने आपसे कहा कि श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया है और मैं किसी को जानता नहीं था, उसके बावजूद भी जो कितनी भी हनक भारतीय जनता पार्टी की रही, लेकिन वहाँ की जनता ने, मैं ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं था, उसके बावजूद भी अपना बनाया। तो मैं मानता हूँ कि आज एक किसान के बेटे को श्रावस्ती की जनता ने अगर चुना तो मैं भी पूरा प्रयास किया। अभी मैंने बहुत लंबा आपके टीवी चैनल में मैंने बताने का काम किया। अगर कई घंटे तक लगेगा, अगर हम विकास की बात को करेंगे कई घंटा लगेगा, तो मैंने उसको एंड किया वहीं तक। और मैं श्रावस्ती की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि एक किसान के बेटे को चुना है और हमने अपने पूरे फ़र्ज़ को अदा किया कि श्रावस्ती में कहीं भी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सड़कें हों, तमाम चीज़ों को हमने प्रयास किया है और काफ़ी विकास भी हमारे लोकसभा का हुआ है। अच्छा, आप अपनी बातें, अपना मुद्दा, अपने क्षेत्र का मुद्दा, जो समस्याएं हैं, उस पर आप लगातार जो है संसद में बोलते रहते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि भाजपा की सरकार में क्या विपक्ष के सांसदों को बोलने की आज़ादी है? क्योंकि कई सारे जो है आपने देखे मामले, किसी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तमाम तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको संसदीय दल का उपनेता बनाया और माननीय बहन जी की देन है कि एक किसान के बेटे को संसद का उपनेता बनाने के बाद हमने प्रयास किया है। और माननीय स्पीकर साहब का भी बड़ा रोल रहा है कि हमने जब भी प्रयास किया है, स्पीकर साहब ने पूरा प्रयास किया है मुझे सवाल उठाने के लिए। इस नाते माननीय बहन जी के साथ साथ स्पीकर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दोनों लोगों का रोल रहा है। अगर संसद ना होते, सदस्य ना होते, तो फिलहाल सदन में ना आते। अगर सदन में आए तो स्पीकर साहब का भी रोल रहा है कि कम से कम हमें उन्होंने मौका दिया। इस नाते मुझे सवाल उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, अभी हाल ही फिलहाल में जो है लास्ट ईयर ही इंडिया गठबंधन का जो है गठन किया गया, लेकिन आपकी पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये मुद्दा जो है ये मेरा नहीं है, ये हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी निर्णय लेती हैं। और जब बहन जी का जो निर्णय होता है, हम सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के हैं, और बहन जी का जो निर्देश होता है, बहन जी उसको, उस निर्देश का पालन हम लोग करते हैं। और माननीय बहन जी इस बात को, जब कभी आपको सब मुद्दा मिलेगा तो आप सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। और इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ये बहन जी का जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन फिर भी अगर बीएसपी जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती अगर, तो क्या फ़ायदा होता पिछली बार की अपेक्षा इस बार? ऐसा कुछ हमने फिर कहा आपसे कि अगर बहन जी निर्णय जो लेती हैं, क्या लगता है आपका अपना ओपिनियन क्या है इस पर? मैं फिर कह रहा हूँ कि नेता हमारी बहन जी हैं, और माननीय बहन जी ने जो निर्णय जो लेती हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जो हमारी नेता हैं, जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन जी, जब उनको ये समझ में आएगा कि कम से कम हमें गठबंधन करना है, तो बहन जी गठबंधन करने में भी देर नहीं लगाती हैं। बहन जी का निर्णय सर्वोपरि होता है, और हमें लगता है कि माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है, और कई प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, बहन जी हमेशा संगठन के ऊपर विश्वास करती हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करती हैं। और ये मुद्दा जो आपका है माननीय बहन जी का है, जब बहन जी विचार करेंगे तो गठबंधन भी बहन जी के हाथ में है। बहन जी चाहती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि तमाम लोग इस पर मुद्दा उठाते हैं कि जब तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन में अगर नहीं गई तो गठबंधन भी फेल हो जाएगा। ये मुद्दा हमने सोशल मीडिया पे देखा, इस नाते मैं आपसे सवाल बता रहा हूँ। तो माननीय बहन जी का बहुत बड़ा रोल है, और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और बहन जी उस पर विचार करेंगी। तो अभी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत समय नहीं बचा है, मुश्किल से कुछ चंद महीनों का समय बचा है, तो उस चुनाव को लेकर के
आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? आखिर किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी कोई मुद्दा लेके चुनाव नहीं लड़ती हैं, क्योंकि जब जब भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी है तो कोई घोषणा नहीं करती हैं, कोई मुद्दा नहीं रहता कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन बहन जी की जब सरकार बनती, जैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, और 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। चाहे हमारा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती है, चाहे जनपद जो मेरा गृह जनपद अम्बेडकर नगर है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जनपद अम्बेडकर नगर को भी जिला बनाने का काम किया। इस नाते बहन जी की जब सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद विकास करने का जो तरीका है वो बहन जी हमेशा बखूबी जानती हैं, और बहन जी पूर्णतः वो निर्णय लेती हैं कि हमें गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का किस तरीके से विकास करना है। तो इस नाते जब सरकार बनती है तो बहन जी करके दिखाती भी हैं। तो इस नाते 2024 का जो आपने सवाल किया है वो जुड़ा मैं उत्तर प्रदेश से ही देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में बहन जी का संगठन काफ़ी मजबूत है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से संगठन को गति देने के लिए महीने में मीटिंग करती रहती हैं, दिशा निर्देश देती रहती हैं, इस नाते बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। और 2024 का चुनाव कभी भी हो, बहन जी तैयार हैं और चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश में पार्टी काफ़ी मजबूत है, लेकिन मैंने देखा कि 2019 से पहले का जो लोकसभा चुनाव था उसमें पार्टी की कम सीट्स आई, लेकिन जब आपने गठबंधन किया सपा से तो आपकी पार्टी ने आपके जो है 10 सांसद आए। तो इसका क्या आखिर मतलब निकाला जाए? देखिए, मैं जो है सीटें ज़्यादा, आपको ज़्यादा, उनको कम। मैं बता रहा हूँ, आप 2009 की बात को देखें कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किसी से नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के सांसद लगभग 21 से 22 सांसद लगभग जीत के आए थे 2009 में। तो इस नाते 2009 में अगर अकेले बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है, ये गठबंधन हुआ, गठबंधन का वोट जो था, जो इकट्ठा होना था, इकट्ठा नहीं हो पाया, कारण रहा। और उस नाते मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन मजबूत है। चुनाव ठीक है, हम लोग कहीं कहीं विधानसभा में कमज़ोर रहे, लेकिन आने वाले समय में जो बहन जी की रीतियाँ रही हैं, विकास के मुद्दे रहे हैं, उस पर बहन जी चुनाव लड़ती हैं और जनता भी वोट देने का काम करती है, और समय आने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जनता रहेगी। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बसपा का थोड़ा सा नुकसान कर रही है, थोड़ा सा युवाओं के बीच वो पॉपुलर हो रही है? देखिए, कुछ भी हो, संगठन उनका कितना भी बड़ा हो, लेकिन सारा वोट हमारे पास आता है। मैंने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद उन्होंने पार्टी बना लिया। पहले उन्होंने गुमराह किया कि हम संगठन बनाएंगे, उस संगठन बनाने के बाद जैसे एक सिस्टम होता है कि हमें पार्टी बनाना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, ये सोच जो आज़ाद पार्टी की रही है, तो आज़ाद पार्टी कभी सफल नहीं हो सकती है। गठबंधन करना, पूरे देश में चुनाव लड़ना, कहीं न कहीं से उनका तार जुड़ा हुआ है। और हमें लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट नुकसान नहीं कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप ही की पार्टी के एक सांसद हैं दानिश अली, जिन्हें अभी निष्कासित कर दिया गया। सर, आपको क्या लगता है आखिर उन्हें किस चीज़ की सज़ा मिली? देखिए, ये मुद्दा जो आपका है माननीय बहन कुमारी मायावती, हमारा मुद्दा नहीं, हमारा तो सवाल है। मुद्दा आपका वही है जो मुद्दा आपने उठाया, सवाल उठाया जी, आपने जो सवाल उठाया है मैं उसी पे चर्चा कर रहा था कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम सभी लोगों की नेता हैं, और बहन जी को पूरा अधिकार है, कहीं न कहीं कोई कमियां रहीं, और माननीय बहन जी ने ट्वीट करके, हमें लगता ट्वीट नहीं था, वो लेटर पैड पार्टी की तरफ से जी मीडिया के साथियों को उपलब्ध कराया गया है, और काफ़ी विस्तार से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस मुद्दे पर लिखा भी है।
जिस तरीके से कहीं न कहीं कोई कमियां रही, मैं उस कमी पे विशेष रूप से नहीं जाना चाहता। तो बहन जी, कभी भी हम लोग अगर सदन में किसी मुद्दे को उठाते हैं तो बहन जी उसको ज़रूर देखने का प्रयास करती हैं, और कहीं अगर हमसे गलती हो जाती है तो उसको बहन जी समझाती भी हैं, और समझाने के बाद अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो बहन जी उस पर सख्त कदम उठाती हैं। तो कहीं न कहीं हो सकता है दानिश अली जी ने, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, उस बातों को कहीं न कहीं इग्नोर किए होंगे। सबसे बड़ा कारण यही है, माननीय बहन जी को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया से लेकर के जो है पब्लिक में, कि उन्हें बोलने की सज़ा दी गई, उन्होंने आवाज़ उठाई, इस वजह से जो है उनके साथ ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है, अभी हम भी माननीय बहन जी से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया पर हमारी पार्टी के ग्रुप पर भी हमने देखा है, 2 पन्ने की चिट्ठी है। उसमें माननीय बहन जी ने विस्तार से लिखा है कि किस तरीके से कब पार्टी में लाए गए और किस तरीके से माननीय बहन जी हमेशा, हमने कहा नहीं, समझाती रहती हैं माननीय बहन जी। कहीं न कहीं अगर हमसे गलती भी होती है तो बहन जी उसको बताती हैं गलती मत करना। तो कहीं न कहीं अगर हम लोग गलती उसको करते हैं तो उसकी सज़ा भी हम ही लोगों को मिलती है। तो बहन जी हम लोगों के नेता हैं, और बहन जी को पूर्ण अधिकार है कि अगर हम पार्टी से हट करके कहीं कोई काम करते हैं तो पार्टी सज़ा उसको ज़रूर देती है। अच्छा, अभी हाल ही में 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, लेकिन उससे पहले से ही, बहुत समय पहले से ही ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, और जब भी चुनाव के रिज़ल्ट आते हैं तो फिर ये एक बार फिर से तूल पकड़ लेता है। अभी भाजपा ने 3 राज्यों में सरकार बनाई तो एक बार फिर से ये मुद्दा उछाला गया कि ईवीएम को जो है हैक किया जा रहा है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है? ये मुद्दा बहुत पुराना है, और जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2007 से 12 तक की बहन जी की सरकार रही है, तो सबसे पहले मुद्दा अगर देश में उठा है तो 2012 में जब सरकार हमारी नहीं बनी और दूसरी सरकार बनी, उसी वक्त माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया था सबसे पहले कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए। उसके बाद तमाम पार्टियों के लोग इसको अमल में लाए। आज तमाम विरोधी जो पार्टियां हैं वो ईवीएम पर लगातार प्रहार कर रही हैं कि ईवीएम से इलेक्शन ना कराया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो सरकार को, मेरा मानना है कि सरकार को भी और चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए कि जो हमारा देश भारत देश है, और भारत देश में तमाम विभिन्न दल हैं, विभिन्न पार्टी के लोग हैं। अगर सबकी राय है कि कहीं न कहीं इसमें दिक्कतें हो रही हैं, कहीं न कहीं ईवीएम में छेड़खानी हो रही है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और चुनाव आयोग को गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर पार्टियों को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो हमें लगता है अच्छी बात है, कम से कम वो भी भ्रम दूर हो कि ईवीएम में जो घोटाला हो रहा है उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि कई सारी वीडियोस भी हाँ, उसमें हमने देखा है कि कहीं ईवीएम में छेड़खानी हो रहा, कहीं इंजीनियर कुछ कर रहा है, तो तमाम ऐसे मुद्दे को मैंने देखा है। तो इस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए और ईवीएम को हटा करके चुनाव को जो है बैलेट पेपर से कराया जाए, जो सारी पार्टियों को मांग है। मैं इसका समर्थन करता हूँ जी, क्योंकि कई सारे देश पहले से ही जिन्होंने ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से कराते हैं, उसमें काफ़ी बड़े देशों का नाम शामिल है। जैसे आप जर्मनी का नाम ले लीजिए, आप इंग्लैंड का नाम ले लीजिए, तो ये सब भी जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं। खैर, अब हमारा अगला सवाल सर आपसे कि जो है कि सर 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। छत्तीसगढ़ का तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा रिजल्ट, क्योंकि सभी मान के चल रहे थे कि वहाँ पर सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब इसके बाद जो है आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को गहन मंथन करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और चुनाव हार गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको एक मुद्दा बताना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब राजस्थान में हमारे 6 विधायक जीते थे और 6 विधायकों को माननीय बहन जी ने समर्थन भी दिया था, और समर्थन के बावजूद भी
कांग्रेस पार्टी ने 6 विधायक जो हमारे थे उनको तोड़ने का काम किया और अपनी पार्टी में मिलाने का काम किया। तो इस नाते कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन थे और उन्हीं के विधायकों को तोड़ने का काम करे, तो हमें लगता है यही सज़ा कांग्रेस पार्टी को मिली है। और जो 3 प्रांतों में करारी हार हुई है, चार प्रांतों में करारी हार हुई है, जो सोशल मीडिया पे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, यही कारण है कि उलूल जुलूल तमाम बातों को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। उस समाजवादी पार्टी को भी उलूल जुलूल कहा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी को कुछ बातें इस तरीके से कही हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए जी भाई सरकार क्यों नहीं बनी। अगर आप इतने बड़े सिस्टम में चल रहे थे और इतना बड़ा चुनाव राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी भी है, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं सबको लेके साथ चलने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने कहा जब माननीय बहन जी ने साथ दिया तो हमारा ही विधायक तोड़ लिया गया। तो इस नाते बहन जी भी कांग्रेस पार्टी से दूरी बना करके रहती हैं और वही कारण है कि अगर अभी हर प्रांतों में अगर ये मजबूती के साथ गठबंधन के साथ माननीय बहन जी के सीटों को जो नुकसान उन्होंने किया, 5 हमारे विधायकों को तोड़ा, तो सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है और उसी का रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को मिला है। अब कांग्रेस पार्टी को एहसास हो रहा है कि कम से कम हवा में चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि अब हारने के बाद कांग्रेस पार्टी उसको विचार करना चाहिए। नहीं, हाँ आपकी बात सही है, लेकिन जो है अभी जो हाल ही में जो नतीजे आए हैं उनमें अगर देखा जाए सीटें भले ही कांग्रेस की कम है लेकिन वोट परसेंटेज उसका भाजपा से ज़्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए बीएसपी के, तो राजस्थान में शायद 2 सीटें बीएसपी की आई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में एक भी नहीं आई। देखिए हमारी पार्टी को कम से कम 17 से 18 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का संगठन है और कहीं न कहीं हमने देखा है कि कम से कम 3%, 4%, 5% इस तरीके से हर प्रांतों में वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। और इसके पहले भी उत्तराखंड की बात अगर आप करें तो हमारे 14 विधायक एक साथ जीतने का काम किए थे। तो कहीं न कहीं संगठन हमारा जो बाहर का रहा वो थोड़ी सी हो सकता है उसमें कमजोरी रही हो, लेकिन उसको आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी उस संगठन को भी मजबूत करने का काम करेगी और संगठन चुस्त दुरुस्त होगा तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। और जब ग्राफ बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि विधायकों की संख्या भी हमारी बढ़ेगी। तो इस नाते बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन आज हमारी स्थिति थोड़ा सा 19 हुई है। लेकिन मैं आपको चैनल को विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी संगठन के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी संगठन के साथ पार्टी तो हमारी है ही है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन संगठन आज जो भी बहुजन समाज पार्टी का रहा है, सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के संगठन की नकल करके संगठन बनाने का काम किया है। और ये समय होता है, हो सकता है आज कुछ कमियां हमसे रही, उस कमी को हम लोग दूर करेंगे और संगठन को और चुस्त बनाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को मेरी उम्मीद है कि और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आने वाले चुनाव में होगा। देखिए अभी इन्होंने कहा कि जो है आने वाले समय में बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा, तो 2024 का जो है चुनाव बहुत दूर नहीं है। आज सर ने कहा है चुनाव के बाद हम फिर से एक बार इनसे आएंगे और इन्हीं से जानेंगे कि ग्राफ कितना बढ़ा है और कितना नहीं। सर मेरा अगला सवाल है आपसे, आखिरी सवाल ही है ये कि जाति जनगणना की मांग इंडिया गठबंधन ज़ोरों से उठा रहा है, लगभग हर पार्टी के नेता इसको जो है समर्थन दे रहे हैं। आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना देश के हित में है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जो सवाल आपने किया है बहुत पुराना सवाल है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस मुद्दे को, जातीय जनगणना का जो सवाल है, हम सभी सांसदों को माननीय बहन जी ने पहले भी इंगित किया था और हमने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया है। सदन में हमने बोलने का काम किया। ये बिल्कुल सही है, जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना से स्थिति साफ हो सकती है कि क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक
और सामान्य वर्ग में भी तमाम ऐसे गरीब लोग हैं कि जिनको ये नहीं आंका जाता कि गरीबी के नीचे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें लगता है जातीय जनगणना जो चाहे इंडिया गठबंधन हो, और उसको माननीय बहन जी ने भी इस मुद्दे को ट्वीट के माध्यम से और हम सभी सांसदों के माध्यम से सदन में उठाया गया है। और जातीय जनगणना कराने से जो जातियां पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो हमें लगता है कि काफ़ी जो लाभ से दूर हैं, लाभ से वंचित हैं, जो उनकी भागीदारी है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जातीय जनगणना कराने से हमें लगता है कि हर सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो, सबका भला उसमें होगा। इस नाते जातीय जनगणना कराना ज़रूरी है। इसको मैं आपके चैनल से भी अपील कर रहा हूँ कि भारत सरकार इस पर सख्त कदम उठाए और इसको गंभीरता से ले, और गंभीरता से अगर भारत सरकार इसको नहीं लेगा तो हमें लगता है कि जो भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, तो हमें लगता है कि नहीं बढ़ सकता है। साथ साथ एक मुद्दा और मैं आपको बताऊंगा कि सरकार को कम से कम फ्री शिक्षा व्यवस्था, अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था भारत सरकार लागू करे तो हमें लगता है, जिनका मैंने नाम लिया अभी तमाम वर्गों का, हमें लगता है कि हर वर्गों में अभी भी ऐसे गरीब लोग हैं जो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं, और शिक्षा की जो स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पर है। काफ़ी लोग शिक्षा से दूर होने का जो सबसे बड़ा कारण है महंगाई है। आज भी वो बेरोज़गार घूमते हैं और कहीं छोटी छोटी उम्र में भी बाहर जाकर के नौकरी करने का काम करते हैं। तो अगर भारत सरकार गंभीरता से फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करेगी तो हमें लगता है कि देश हमारा आगे बढ़ेगा और एक एक घर आगे बढ़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं और भारत सरकार ने तो शिक्षा पे ही जो है उस पर लगा दिया GST 18% की। देखिए, मैं इस नाते सवाल कर रहा हूँ कि जो मेरा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती है, मैंने देखा है कि लगभग 200 घरों का पूर्वागर है। तो हमें लगता है कि जाकर के अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं परिस्थितियाँ इतनी पिछड़ी हैं कि आज भी वहाँ के लोग अपने दूसरे प्रांतों में जाकर के नाबालिग बच्चे दूसरे प्रांतों में अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने घर का पेट भरने के लिए आज भी दूर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आज अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे तमाम ऐसी शिक्षा हैं, अगर हर जगह फ्री शिक्षा व्यवस्था सरकार लागू करे तो हमें लगता है कि जो प्रधानमंत्री की सोच है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस बात को कहती हैं, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी नेता हैं, कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ध्यान अगर दिया जाएगा तो सबसे बड़ा कारण उसमें होगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो फ्री शिक्षा। अगर फ्री शिक्षा की व्यवस्था होगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहूँगा कि इस पर अगर सरकार ने गंभीरता से कदम उठाया, जो सोच है कि भारत देश आगे बढ़े, तमाम बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, सबसे बड़ी कारण है अशिक्षा, सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। तमाम लोग घूम रहे हैं, उनको ये दिमाग नहीं काम कर रहा है, 100 रुपये के पीछे पड़े रहते हैं। जिस दिन शिक्षा में आएंगे, पढ़ाई लिखाई होगी, उसी दिन उनकी सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो जब उनकी सोच बदलेगी तो उनका घर बदलेगा, जब उनका घर बदलेगा तो उनका गांव बदलेगा, जब उनका गांव बदलेगा तो उनका ज़िला बदलेगा, जब ज़िला बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, जब प्रदेश बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा। मैं इस नाते इस बात को कह रहा हूँ कि भारत सरकार को फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए। चलिए सर, अब मैं आपके सामने कुछ नेताओं का नाम लूँगा, तो आपको उनके बारे में शॉर्ट पे 4 लाइन 5 लाइन, जो जैसे आपकी इच्छा, संक्षिप्त में आपको जो है कुछ उनके बारे में बोलना, जो आपको ठीक लगे। तो पहला नाम जो है राहुल गांधी का। जी, राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनकी पार्टी के ही लोग बताएंगे कि कैसे हैं। अभी मैंने आपसे बताया आपके चैनल के माध्यम से, उनकी पार्टी ही बता सकती है कि अच्छे हैं। हमारी पार्टी माने बहुजन समाज पार्टी है। नहीं, वो अच्छे हैं, खराब मैं मानता हूँ इस बात को। मैं कैसे कह सकता हूँ भाई, जब वो सरकार बनाएं, राहुल गांधी सरकार में आएँ
और अच्छा काम जब करेंगे तब मैं कह सकता हूँ कि अच्छे हैं। लेकिन अगर पहले ही मैं कह दूँ तो अच्छे हमारे सभी नेतागण हैं, मैं किसी नेता की बुराई थोड़ा करूँगा, सारे नेता अच्छे हैं और किसी नेता की बुराई, लेकिन जो काम करके दिखाए, जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बनी। दूसरा नाम हमारे पास वही यही है, बहन कुमारी मायावती जी का ही। मैंने कहा तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश को दिखाया, और बहन जी हमेशा समतामूलक समाज की बात करती हैं। हर वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं कह सकता, जब हमारी सरकार 2007 में बनी थी कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो मंत्री नहीं बना था, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो। कहने का मतलब सभी लोगों को माननीय बहन जी ने अधिकार दिया था। तो इस नाते मैं मानता हूँ कि बहन जी देश की बड़ी लीडर हैं। अखिलेश यादव, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? वो भी अच्छे हैं, कहाँ खराब है भाई। मैं तो कहता हूँ सारे नेता अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई कहाँ कर रहा हूँ। जब वो सरकार बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो भाई, अच्छी सरकार बनाएंगे तो अच्छा काम जनता कहेगी कि अच्छे हैं। वैसे वो व्यक्तिगत रूप से आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि अच्छे हैं, कहाँ खराब है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छे हैं। अच्छा चलिए, अगला नाम है योगी आदित्यनाथ का। जी, वो भी ठीक हैं, इस नाते ठीक हैं कि आज अब तक उनका ये दूसरा टर्म चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं आप? मैं इस नाते कह रहा हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम भी उसी प्रदेश से आते हैं जी। तो वो भी अच्छे हैं, वो ख़राब थोड़ो हैं। सरकार चला रहे हैं, अच्छा काम करें, अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे और प्रमोशन होगा, अगर ख़राब काम करेंगे तो हो सकता फिर स्थिति खराब हो सकती है। तो सरकार ने समर्थन दिया, तो नेता अच्छे हैं, नेता कोई ख़राब नहीं है। धन्यवाद। एक आखिरी नाम बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी अच्छे हैं, पूरे देश के नेता हैं। भारत की सरकार चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है, जो अच्छा काम है, बहुजन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और वो गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आज पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं, तो इस नाते हम ये कभी नहीं कह सकते कोई नेता खराब है, सारे नेता अच्छे हैं। और सारे नेताओं का जो काम है वो जनता के नेता हैं, जनता के लिए अच्छा काम करें, और वही नेता अच्छा माना जाता है। व्यक्तिगत रूप से ना किसी को खराब कहा जा सकता है, ना अच्छा कहा जा सकता है, इस नाते सारे लोग अच्छे हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं कि विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया, आपको क्या लगता है कि गठबंधन से ऐसा कौन सा नेता है जिसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। अभी हमारी पार्टी गठबंधन में नहीं है, बिल्कुल। और जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें किसको, कौन नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, और कैसे उसमें बनाने का काम करेंगे जब हमारी पार्टी गठबंधन से दूर है। तो फिर ये सवाल जो आपने मुझसे किया है, ये गठबंधन वालों से आपको सवाल करना चाहिए। अब गठबंधन के लोग बताएंगे कि कौन प्रधानमंत्री उसमें बनेगा, कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय बहन कुमारी मायावती जी अभी गठबंधन में नहीं है, किसी दल के साथ नहीं है, बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो ये हमारा सवाल नहीं है, ये गठबंधन वालों से आपको सवाल करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।